नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि विभाग किन किन कंडीशनों की वजह से आपको रिजेक्ट कर सकता है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको होल्ड कर सकता है। यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का ये ऑफिशियल लेटर है। अब आपको लगेगा कि ये उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक का है, इसका वर्ग 3 से क्या लेना देना या प्राथमिक शिक्षक से क्या लेना देना। तो देखिए, सिर्फ यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिर्फ इनमें क्वालिफिकेशन का डिफरेंस होता है। बाकी जो आपके मूलभूत डॉक्यूमेंट्स या मूलभूत दस्तावेज होते हैं वो वही लगेंगे जो आपके वर्ग 1 और वर्ग 2 में लगे थे। ये लेटर है उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कि इन लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट के आधार पर रिजेक्ट किया जा सकता है या कौन कौन से डॉक्यूमेंट इनके मान्य होंगे। सारी जानकारी यहाँ पर कंप्लीट मैं आपको देने वाला हूँ। तो जो भी आपके डाउट हैं, चाहे वो किसी सर्टिफिकेट को लेकर हों या फिर अतिथि शिक्षक या अदर स्टेट कैंडिडेट, सभी डाउट यहाँ पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कोई भी गलती आपसे ऐसी ना हो कि जिसके चलते आपको बाहर होना पड़े, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, तो उन पर विशेषकर आप ध्यान देंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद की प्रावधिक चयन सूची एवं प्रावधिक प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कई बिंदुओं से संबंधित कई अभ्यावेदन तथा न्यायालयीकरण प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। उनके निराकरण हेतु विभागीय प्रचलित नियमों निर्देशों के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रकरणों को टू बी रिजेक्ट एवं टू बी होल्ड की श्रेणी में रखे गए हैं, उन बिंदुओं के संबंध में समग्र विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है। मतलब किन किन कंडीशनों के आधार पर आपको रिजेक्ट किया गया है या पर होल्ड किया गया है, वो सारी जानकारी यहाँ पर डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली बताई थी। तो ये प्रावधिक चयन सूची और प्रावधिक प्रतीक्षा सूची जो भी आने वाली है, उन दोनों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने से। तो देखिए, एक ही सत्र में 2 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट था, ये सिर्फ वर्ग 1 बालों के लिए है। वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने डीएड या फिर डीएलएड किया है तो ये चीज़ें होती हैं 12th के बाद। तो अगर आपने 12th पास की होगी तभी आप डीएड और डीएलएड को कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन हो या ना हो, कंप्लीट है नहीं है, इसको लेकर आपको कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने डीएड डीएलएड किया है तो आपको 12th लगानी है, ग्रेजुएशन लगाने की कोई भी ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। और अगर आपने बीएड किया है तो बीएड आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास ग्रेजुएशन होगी। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो उसके बाद ही आप बीएड कर सकते हैं। तो डुअल डिग्री का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है यहाँ पर। डुअल डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो है सिर्फ वर्ग 1 के लिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट की आपको जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अतिथि शिक्षक संबंधी, कि अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र आपका कब मान्य होगा। तो यहां पर देखें, पहला पॉइंट लिखा है यदि अतिथि शिक्षक ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है उसी मुख्यालय से नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो उसकी अभ्यर्थिता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य की जाएगी। मतलब आपने जिस भी जगह पर अध्यापन किया है, पढ़ाया है, और उसी मुख्यालय से अगर आपने नियमित छात्र के रूप में डिग्री प्राप्त की है तो आपको अतिथि शिक्षक के रूप में काउंट किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को गणना में नहीं लिया जाएगा। इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक वर्ष एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक की अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जिस जगह पर पढ़ाया है और उसके अलावा आपने किसी और मुख्यालय से आपने डिग्री की है तो आपकी वहाँ पर मान्य नहीं की जाएगी। अगर आपका 200 दिन से कम टाइम पीरियड वहाँ पर होगा तो ये मान्य कब की जाएगी। जैसे मान लो आपने 2 साल की डिग्री की है और जो आपका अतिथि शिक्षक का अनुभव है वो 5 साल का है, तो अगर आपने ये दोनों चीज़ें साथ भी की होंगी
तो भी आपको मान लिया जाएगा, क्योंकि 3 साल आपका अलग से है। लेकिन अगर आपने साथ में डिग्री की है और साथ में आपने यहाँ पर अतिथि शिक्षक का काम किया है और अतिथि शिक्षक आपने कहीं और पढ़ाया है और डिग्री आपने किसी और जगह से की है, तो इस कंडीशन में आपकी मान्य नहीं की जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें कि आपने जैसे इंदौर में आपने डिग्री की है और अतिथि शिक्षक का काम आपने किसी छोटी जगह पे किया, जबलपुर से किया है या तो आपकी ये चीज़ मान्य नहीं की जाएंगी। आपका मुख्यालय सेम होना चाहिए, जिससे कि आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आप अलग जगह से कर रहे हैं, एक आप दूसरी जगह से। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब आपको अतिथि शिक्षक के रूप में नहीं काउंट किया जाएगा। आप एज अ नॉर्मल कैंडिडेट यहाँ पर काम करेंगे। अगला है थर्ड पॉइंट है, यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की गई है, तो अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का कार्य का अनुभव है, तो उसी अवधि शिक्षण के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, जिसकी अभ्यर्थिता गैर अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में मान्य की जाएगी। मतलब यही है कि अगर आपने उन्हीं 300 दिन काम किया है जिस बीच आपने डिग्री की है, तो आपकी वहाँ पर अतिथि शिक्षक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर आपने इतने ज़्यादा टाइम पीरियड तक काम किया है कि अगर उन समय को काट, जो जिस टाइम में आपने डिग्री की है उस टाइम पीरियड को अगर अलग कर दिया जाए तो भी आपके 300 दिन होंगे, तो आपको काउंट कर लिया जाएगा। अदरवाइज आपको काउंट वहाँ पर नहीं किया जाएगा। आप प्रोसेस से बाहर नहीं होंगे, इससे आपको परेशान नहीं होना है। अगला पॉइंट है, ऐसे अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो उनकी अभ्यर्थिता अतिथि शिक्षक हेतु मान्य नहीं की जाएगी। गैर अतिथि शिक्षक श्रेणी में अभ्यर्थी मान्य की जाएगी। तो अगर ये आप सत्यापन के समय पर प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आपको अतिथि शिक्षक की मान्यता नहीं मिलेगी। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है या ये आपने नहीं बनवाया है, तो अभी आपके पास समय है, आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने का प्रयास करें, क्योंकि ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अनिवार्य है। अदरवाइज आपको नॉर्मल कैंडिडेट की तरह यहाँ पर माना जाएगा। अब यहाँ आगे दिया गया है, ये आप अगला पॉइंट देखें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोगों के ये कमेंट है कि सर मेरी डिग्री हो गई है, या मेरा लास्ट सेम चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया, या मेरा 1 ईयर अभी बचा हुआ है या 1 सेमेस्टर बचा हुआ है, तो क्या मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें आप, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 29/12/2019 के अनुसार अभ्यर्थियों को दिनांक 29/12/2019 अथवा इसके पूर्व वांछित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब आपको एक डेट दी जाएगी कि आपकी जो योग्यता है वो इस डेट के पहले कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी डिग्री होगी या फिर आपका जो रिजल्ट आएगा तो उसका कोई मतलब वहाँ पर नहीं होगा, आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, या तो आपको होल्ड लगा दिया जाएगा या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैक्सिमम कंडीशन है, अगर इनने एक डेट दे दी है आपको कि इस डेट तक आपकी डिग्री या डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, तो उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसको यहाँ मान्य नहीं करेंगे। इस बात का आप लोग विशेषकर ध्यान रखेंगे। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य करने संबंधी अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज अपलोड के समय प्रस्तुत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा, चाहे उसकी वैधता की समय सीमा समाप्त हो चुकी हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आपने जैसे मान लो, बहुत सारे लोग के साथ एक कंडीशन है कि उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसकी एक्सपायरी डेट दिसंबर में है, तो इस दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा, तो उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें लेकिन वेरिफिकेशन दिसंबर के बाद हो तो वहाँ दिक्कत हो। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट आपका वहाँ मान्य होगा, चाहे वो एक्सपायर हो गया हो या नहीं हुआ है, उसको लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास भले 1 महीने का समय बचा हो या 2 महीने का बचा हो, आप उस डॉक्यूमेंट को लगा सकते हैं। अगर वेरिफिकेशन के टाइम तक वो एक्सपायर हो भी जाएगा तो भी आपका मान्य किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। अगर आप नया बनवा लिया है तो आप नए डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हैं। अगर आपके पास पुराना है जिसमें 1-2 महीने की वैलिडिटी बची है तो अपलोड करते टाइम अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ है तो आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद भले वो एक्सपायर हो जाए तो भी आपका मान्य होगा। अगला अगर हम पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है पोर्टल पर अभिलेख अपलोड नहीं होने की कारण। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे उनके लिए एक यहाँ पर अपडेट है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किन्हीं
कारणवश दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए थे, उन अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति जारी कर दस्तावेज अपलोड करने का अवसर दिया गया था। इसके बावजूद भी किसी अभ्यर्थी के द्वारा दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है और उसके पास वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो उस दस्तावेज को सत्यापन अधिकारी द्वारा मान्य कर अभ्यर्थिता मान्य किया जाकर दस्तावेज अपलोड करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय को प्रेषित किया जाए। मतलब जिसने एक बार अपलोड नहीं किया, दोबारा अपलोड नहीं किया, तो भी उसको यहाँ पर मौका दिया गया है विभाग के द्वारा। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, पहली ही बार में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिससे किसी भी प्रकार की आपको समस्या ना हो। यहाँ पर विकल्प दिया गया है कि इन्होंने ये अलाउ किया था कि आप नहीं कर पाए या भाग नहीं ले पाए, तो आपको दोबारा से मौका दिया गया था, उसके बाद आप दोबारा से यहाँ पर कर सकते थे। अगला पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, शासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण। पहला पॉइंट है स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी द्वारा यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है तो मान्य किया जाएगा। मतलब इनके द्वारा ये प्रमाण पत्र यहाँ प्रस्तुत किया जाना है। अगला है ये स्कूल शिक्षा विभाग में अगर आप काम कर रहे हैं तब है आपके लिए। अगला पॉइंट है अन्य विभागों के कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्यागपत्र ज्वाइनिंग तिथि के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। त्यागपत्र की स्थिति में पूर्व सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पर जो आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके पहले अपना त्यागपत्र यहाँ देना पड़ेगा। ये यहाँ पर क्लियर अपडेट इन्होंने दिया है। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं अनारक्षित प्रवर्ग यथा अनुसूचित जनजाति, सारे जो यहाँ पर आपकी कैटेगरी हैं उनके संबंध में ये जानकारी दी गई है। पहला पॉइंट है मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा अन्य राज्य के आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की अभ्यर्थिता आरक्षित अभ्यर्थी हेतु मान्य नहीं की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में मान्य होंगे। तो जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके कैटेगरी को लेकर, अगर वो आपके मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए हैं या फिर आप अदर स्टेट के हैं और आप अदर स्टेट का यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है आरक्षित श्रेणी का वो लगाएंगे तो वो भी आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट, मान लो बहुत सारे लोग के कमेंट हैं कि मैंने ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट कर दिया था या मैंने ओबीसी सिलेक्ट कर दिया था बट अब प्रमाण पत्र नहीं है, या कोई भी जो भी आपने यहाँ पर अपलोड किया था वो चीज़ अब आपके पास नहीं है और आप नहीं लगाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको जनरल कैटेगरी में रख दिया जाएगा, आपको एग्जाम से बाहर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। विशेषकर ये दिक्कत है ईडब्ल्यूएस वालों के साथ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है अन्य राज्य के अभ्यर्थियों मध्य प्रदेश के किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे, ये क्लियर कहा गया है इसमें। अगला है दिव्यांग का प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य किया जाएगा। तो अगर आपका जो दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो जिला मेडिकल के द्वारा ही यहाँ पर जारी किया होना चाहिए, तभी उसको ये मान्य करेंगे। इसके साथ बाकी और ऐसी कोई अपडेट नहीं है ज़्यादा। ये लास्ट वाला पॉइंट और देख सकते हैं जो कि अदर स्टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बाहर के अन्य राज्य के शिक्षा मंडल से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की ऐसी अंकसूची धारण करता है जिसमें उसकी जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य में जन्मतिथि मान्य किए जाने के संबंध में उस राज्य में जन्मतिथि मान्य किए जाने के संबंध में जिन दस्तावेजों को मान्य किया जाता है उससे संबंधित प्रमाण पत्र आयु से संबंधित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दस्तावेज मान्य किया जाएगा। मतलब ये अदर स्टेट वालों के जो डॉक्यूमेंट्स है 10वीं 12वीं की मार्कशीट, अगर उनमें आपकी जन्म तिथि या डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर पेश करने पड़ेंगे जिनके आधार पर आपकी जो आयु है वो वैलिड मानी जाती है, वैध मानी जाती है, तभी आपकी वो मार्कशीट कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो एमपी के कैंडिडेट्स हैं उनकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है और जो मेन आपकी मार्कशीट होती है 10th की मार्कशीट वो सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज की जाती है, उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ। तो इसके अलावा और जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आप यहाँ पर पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उसको लेकर मैं ज़रूर कोई ना कोई अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। तो अगर आप ऐसे ही अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।